नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है मीडियम प्लस एजुकेशन। मीडियम प्लस एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन कि आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम आज पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान में पढ़ेंगे हम आज थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है दोस्तों। हर एग्ज़ाम में जो शिक्षक भर्ती के लिए उपयोगी है उन सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ज़रूर आता है, डेफिनेटली आता है और 100% आता है। यानी कि यूँ कहे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, वो चाहे से बेसिक क्वेश्चन हो या अप्लाइड क्वेश्चन हो जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ कोई अप्लाइड क्वेश्चन हो, वो इस टॉपिक से ज़रूर आता है। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक जानना कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है, ताकि इस टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वो गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में कि ये सिद्धांत क्या था, किसने दिया, किस पर प्रयोग किए गए। तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आज हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नीचे बेल आइकन दिया गया है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जल्द ही सूचना मिल जाए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना भूलिएगा, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे और भी साइकोलॉजी से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में देख सकते हैं। उनके वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां जाकर आप हमारे साइकोलॉजी के टॉपिक से जुड़े हुए वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के बारे में बात करने से पहले हम जानेंगे छोटी मगर उपयोगी बातें, या यूँ कहें दोस्तों कि ये बात तो छोटी है लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में इन्हीं छोटी बातों से क्वेश्चन भी आ जाता है। वो क्या है कि थॉर्नडाइक सिद्धांत के नाम से पता पड़ रहा है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत देने वाले कौन थे? थॉर्नडाइक थे। और थॉर्नडाइक के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में कि ये जो मनोवैज्ञानिक थे ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे, यानी कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है कि किस प्रकार के वैज्ञानिक थे ये? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, यानी कि व्यवहारवाद का यदि अगर पिता कहा जाए तो वो थॉर्नडाइक को ही कहा जाएगा। ठीक है। तो थॉर्नडाइक जो थे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पशु मनोविज्ञान का भी गहन अध्ययन किया था। थॉर्नडाइक ने क्या किया था? पशु मनोविज्ञान का भी गहन अध्ययन किया था। ठीक है। तो ये एक पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, बहुत ही फेमस पुस्तक है, एग्ज़ाम में इस पुस्तक से क्वेश्चन ज़रूर आता है। थॉर्नडाइक ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जो काफ़ी फेमस हुई थी, एनिमल इंटेलिजेंस। ये लिखी थी उन्होंने 1898 में, और अपनी इसी पुस्तक में इन्होंने पहली बार जो सिद्धांत दिया था, ये व्यवहारवादी सिद्धांत या प्रयास त्रुटि का सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अपनी इस पुस्तक में, एनिमल इंटेलिजेंस में। ठीक है। कब किया था? 1898 में, यानी 1898 में। ठीक है। इसके बाद 1913 में एक पुस्तक और इनकी प्रकाशित होती है जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। क्या नाम था? शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी।
इसमें इन्होंने सीखने का नवीन सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? सीखने का एक नया सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया 1913 में अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में, इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। इन्होंने पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जिसका नाम था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, सीखने का सिद्धांत है दोस्तों। ये कब दिया? 1913 में। कौन सी पुस्तक में? शिक्षा मनोविज्ञान में। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत का नाम दिया। यहाँ तक की बात तो छोटी थी लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ये सभी फैक्ट है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आप ये बात भी बखूबी जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट और इम्पोर्टेंट कंटेंट ही उपलब्ध कराया जाता है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बाकी आलतू फालतू कोई कंटेंट उपलब्ध आपको नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट है दोस्तों जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आ चुके हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे इसमें पुस्तकों का नाम पूछा गया है ज़्यादातर, और भी फैक्ट है जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि इस सिद्धांत को, यानी कि प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है। यानी कि ये सिद्धांत का नाम तो है अकेला प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, लेकिन इसके और भी उपनाम है जिसके आधार पर इसे जाना जाता है। जैसे सबसे पहले आ गया संबंधवाद का सिद्धांत, यानी कि प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं उसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसे SR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि SR थ्योरी बोले तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी इंग्लिश में अगर आता है तो SR थ्योरी के नाम से आएगा। और अगर पूरा नाम देखें इसका SR का, तो इसका पूरा नाम होता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको ये याद रखने हैं कि प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एक बात और दोस्तों, ज़्यादातर कन्फ्यूजन जो होता है वो इस सिद्धांत को लेकर होता है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। क्योंकि एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर क्या करता है, वो अनुक्रिया को तो पहले ही रख देता है। ठीक है, अनुक्रिया को पहले रख देगा शब्द में और उद्दीपन को बाद में रख देगा। ठीक है, और सिद्धांत बन जाएगा क्या? अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। यानी कि ये सिद्धांत क्या बन गया? RS थ्योरी बन गया। ठीक है, RS थ्योरी बन गया। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं, न कि अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत के नाम से। ठीक है, बात छोटी थी लेकिन मोटी थी। इसके अलावा इस सिद्धांत को जो है दोस्तों बंद का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यदि पूछ लिया जाए तो हर्ष और दुख का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, यानी कि एक पल तो खुशी होना और एक पल में दुखी होना। तो हर्ष और दुख का सिद्धांत भी इस नाम के नाम से भी इसे जानते हैं। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत के नाम से भी इसे जानते हैं। एग्ज़ाम में ऑप्शन किसी तरीके से भी आ सकते हैं, चाहे से वो हिंदी में आओ चाहे से इंग्लिश में आओ, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। जैसे आपने पढ़ लिया कि थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो एग्जामिनर ने इंग्लिश में, हिंदी में, अब एग्जामिनर ने हिंदी में न देकर इसको इंग्लिश में दे दिया ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो आपको इंग्लिश के नाम भी ध्यान रखने हैं और हिंदी के नाम भी ध्यान रखने हैं। तो ये सिद्धांत के उपनाम थे दोस्तों, जिसमें से एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत के बारे में आप जानते हो तो वही पूछेगा, या प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत की जगह उसने लिख दिया प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, तो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। शब्द बदल सकता है, बाकी चीज़ वही रहेगी, कंटेंट वही रहेगा। ठीक है, तो ये सिद्धांत है जो आपने जाने कि सिद्धांत के उपनाम क्या क्या है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखने हैं।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी ऐसा मुझे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अब बात करते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग किया था, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया था, वो किस पर किया था। तो थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपना, वो किया था दोस्तों भूखी बिल्ली पर। किस पर किया था थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग? भूखी बिल्ली पर इन्होंने अपना क्या किया था? थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग थे वो किस जानवर पर किए थे। तो भूखी बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था। अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में जानेंगे दोस्तों कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत था क्या। आखिर इस सिद्धांत में ऐसी क्या बात हुई, क्या संबंध हुआ, क्या जुड़ा, जिसके आधार पर ये सिद्धांत काफ़ी फेमस रहा, जिस समय इसका प्रतिपादन हुआ था। और दोस्तों ये जो सिद्धांत है ये सीखने के नियम को बताता है, यानी कि मानव जो सीखता है उसका आधार किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से मानव सीख सकता है या जीव सीख सकता है। इस सिद्धांत को लेकर काफ़ी चर्चा में ये विषय रहा। ठीक है, तो अब जानते हैं ये सिद्धांत क्या था। ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में जानने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने और आपके अपने चैनल पर अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़िए। तो सिद्धांत शुरू करते हैं दोस्तों। सिद्धांत के लिए थॉर्नडाइक ने सबसे पहले क्या किया? थॉर्नडाइक ने एक पिंजरा लिया। क्या लिया? एक पिंजरा लिया, या यूँ समझ लीजिए एक बॉक्स की तरह एक पिंजरा लिया। ठीक है, अब इन्होंने इसमें एक बिल्ली रखी। बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। ध्यान रखना, भूखी बिल्ली थी। बिल्ली कैसी थी? पिंजरे में भूखी थी। और क्या थी? वो बंद थी। ठीक है, और पिंजरे के बाहर एक रखा इन्होंने मछली का टुकड़ा। क्या रखा? मछली का टुकड़ा, या एग्ज़ाम में मांस का टुकड़ा भी आ सकता है। रखा इन्होंने मछली का टुकड़ा ही था। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया? पिंजरे के बाहर एक मछली का टुकड़ा रख दिया और पिंजरे में भूखी बिल्ली को क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये जो पिंजरा था थॉर्नडाइक का बनाया हुआ, ये जो पिंजरा खुलता था वो एक बटन से खुलता था, यानी कि जिसे लीवर बोलते थे। क्या बोलते थे? लीवर बोलते थे। लीवर इसमें एक था, लीवर इसमें एक था जो कि बटन का काम करता था। ठीक है, तो जैसे ही बिल्ली ने, यानी कि बिल्ली भूखी थी, अब जैसे ही उसने उसके सामने भोजन रखा, भोजन में रखा मछली का टुकड़ा, याद रखना है। तो बिल्ली ने जैसे ही भोजन को देखा तो भूख के मारे बिल्ली की जान तो भाई साहब वैसे ही निकल रही थी। अब जब जान निकल रही थी तो बिल्ली ने देखा कि क्या करे, कुछ भी करना है लेकिन इसे पाना है और मुझे खाना है। तो अब बिल्ली क्या करी? बिल्ली झटपटाना शुरू करती है, अंदर ही अंदर उछल कूद करना शुरू करती है कि कैसे भी करके मैं इस मछली के टुकड़े को खाऊं और अपनी भूख शांत करूं। तो अब भूख शांत करने के लिए बिल्ली झटपटाना शुरू करती है, यानी कि बिल्ली ने क्या कर दिया? झटपटाना यानी कि अनुक्रिया करना शुरू कर दिया। इस झटपटाहट में वो कई बार उसने क्या किए? प्रयास किए, उससे गलतियां हुई, और एक वक्त ऐसा आया कि गलती से ही उसका पैर बिल्ली का पैर ने क्या किया? लीवर पर रख दिया। बिल्ली ने अपने पैर को क्या किया? गलती से लीवर पर रख दिया। तो जैसे ही पैर को लीवर पर रखा, लीवर पर रखते ही क्या हुआ? पिंजरे का गेट खुल गया। गेट खुलने के बाद बिल्ली ने भोजन प्राप्त कर लिया और अपनी भूख शांत की। ठीक है, ये था दोस्तों थॉर्नडाइक का प्रयोग। लेकिन थॉर्नडाइक ने ये प्रयोग केवल एक बार ही नहीं किया था, बार बार उसने इस प्रयोग को दोहराया। हर बार बिल्ली खाने को देखती है और चटपटाती है, और बार बार उसे पाने की कोशिश करती है, अभ्यास करती है या प्रयास करती है, और अपनी गलतियों से सीखती है। और उसी गलती से सीखते सीखते एक वक्त ऐसा आता है
जब बिल्ली को ये बात समझ में आ जाती है कि ये लीवर है और इसको दबाने से पिंजरे का गेट क्या होता है, खुलता है, तो बिल्ली अंतिम समय में लीवर को दबाना सीख जाती है और मछली का टुकड़ा प्राप्त कर लेती है। तो इससे दोस्तों ये बात समझ में आती है, ये निष्कर्ष निकलता है कि मानव हो या जीव हो, यदि वो बार बार प्रयास करेगा और गलती करेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी गलतियों में कमी होती चली जाएगी और वो अपनी गलतियों में सुधार करता चला जाएगा और लगभग अपनी गलतियों में सुधार कर लेगा। तो यही क्या हुआ, बिल्ली के साथ भी हुआ। प्रयोग किए थॉर्नडाइक ने बार बार, और एक समय ऐसा आ गया जब बिल्ली ने बिना किसी त्रुटि के लीवर पर पैर रखना सीख लिया, क्योंकि बिल्ली ये बात समझ चुकी थी कि जैसे ही लीवर पर पैर रखेंगे तो पिंजरे का क्या होगा, गेट खुल जाएगा। तो ये क्या हुआ दोस्तों, एक धीरे धीरे सुधार हुआ, यानी कि प्रयास भी होता चला गया और त्रुटि में सुधार भी होता चला गया। तो ये था दोस्तों थॉर्नडाइक का सिद्धांत। इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि और कुछ होगा आपको समझाने का, क्योंकि एक थ्योरी थी समझाने की थी, वो मैंने आपको बिल्कुल समझा दी है। आई होप कि आपको ये बात और सिद्धांत समझ में आ गया होगा कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। आपको सिद्धांत में दोस्तों एक बात याद रखनी है। वो क्या बात याद रखनी है कि इस सिद्धांत में मछली का टुकड़ा क्या था, एक उद्दीपक था। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक ने जो मछली का टुकड़ा रखा वो क्या था, अपन उसके सिद्धांत में मतलब क्या था वो। तो आपको ध्यान रखना है कि मछली का टुकड़ा उद्दीपक था। क्या था, उद्दीपक था। और बिल्ली की भूख ने क्या किया, उत्तेजक का काम किया था। क्या किया था, उत्तेजना का काम किया था बिल्ली की भूख ने, तभी जाके उसने मछली के टुकड़े को प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने कुछ पुस्तकें लिखी थी दोस्तों, महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें से दो मैंने आपको ऊपर बताई दी थी, एनिमल इंटेलिजेंस, उसमें से दो पुस्तकें मैंने आपको ऊपर बताई दी थी। एक पुस्तक थी उनमें से एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। दूसरी थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। और तीसरी पुस्तक है दोस्तों उनकी ह्यूमन नेचर एंड द सोशल लर्निंग। ये उनकी तीसरी पुस्तक थी जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है इस चीज़ को। और एक कथन है दोस्तों, ये भी थॉर्नडाइक का एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार, सीखना क्या है, संबंध स्थापित करना है। सीखना क्या है, संबंध स्थापित करना है। ये कथन किसने दिया था या किसने कहा था? तो थॉर्नडाइक ने ये बात कही थी कि सीखना क्या होता है, संबंध स्थापित करना होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि मनुष्य केवल तभी सीखता है जब उसके सामने कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, यानी कि ऐसी परिस्थिति उसके सामने उत्पन्न हो जाए या कर दी जाए जिससे वो सीखने को तत्पर हो जाए या मजबूर हो जाए, या मतलब कोई भी तरीके का काम करने के लिए उसमें उत्तेजना आ जाए। तो सीखना क्या होता है, संबंध स्थापित करना होता है। ये बात कही थॉर्नडाइक ने, ठीक है। अब इस सिद्धांत में दोस्तों बताता हूँ आपको संबंधवाद क्या होता है। इस सिद्धांत में विशेष उद्दीपन, जो कि क्या था, मछली का टुकड़ा था, और अनुक्रिया, बिल्ली का झटपटाना के मध्य इस प्रकार संबंध स्थापित हो जाता है कि भविष्य में उस उद्दीपन की उपस्थिति में वही अनुक्रिया घटित होती है। इस कारण से संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना गया। थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से क्यों जाना गया था, वो इसलिए जाना गया था कि विशेष उद्दीपन और अनुक्रिया यदि हम अभी करते हैं और उनमें संबंध स्थापित हो जाए, और संबंध स्थापित होने के बाद भविष्य में यदि कभी हमारे सामने वैसी ही उपस्थिति या वैसा ही उद्दीपन आ जाए या वैसी परिस्थिति आ जाए, तो वही अनुक्रिया घटित होती है जो पहले घटित हुई थी। इसे ही क्या कहा गया, संबंधवाद का सिद्धांत कहा गया, क्योंकि
संबंध बन चुका है उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य। तो दूसरी बार में भी अगर वैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वही अनुक्रिया घटित होगी जो पहले घटित हुई थी। तो इनमें क्या हो गया दोस्तों, संबंध बन गया आपस में। इसी कारण इसे संबंधवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत से हर बार क्वेश्चन में आती है और पूछी जाती है, वो है दोस्तों थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। सीखने के नियम इम्पोर्टेंट है, छोटी चीज़ है लेकिन काम बड़ा करती है। एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है, याद करके जाना है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के दोस्तों 8 नियम बताए थे। ठीक है, कितने नियम बताए थे? 8 नियम बताए थे। वैसे आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि 8 नियम बताए थे। ठीक है, 8 नियम किस तरीके से हुए वो मैं बताता हूँ। थॉर्नडाइक ने 3 तो बताए दोस्तों मुख्य नियम। क्या बताए? 3 नियम तो कैसे बताए थॉर्नडाइक ने? मुख्य नियम बता दिए। और 5 नियम बता दिए दोस्तों गौण नियम। 5 नियम क्या बताए? गौण नियम बता दिए थॉर्नडाइक ने 5। तो दोनों को मिला के कितने नियम हो गए? 8 हो गए। तो एग्ज़ाम में कभी भी आपसे 8 नहीं पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में यदि आपसे पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने बताए। तो आपको याद रखना है कि 3 बताए। यदि गौण नियम पूछा जाता है तो 5 गौण नियम बताए थे। ठीक है, अब वो 3 मुख्य नियम कौन कौन से थे ये भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। 3 मुख्य नियम थे। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा नियम था मुख्य नियम में अभ्यास का नियम, और तीसरा था परिणाम व प्रभाव का नियम। तो 3 मुख्य नियम के नाम याद रखने कौन कौन से हो गए? तत्परता का नियम हो गया, अभ्यास का नियम हो गया, परिणाम और प्रभाव का नियम हो गया। अब ये नियम क्या थे इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बता देता हूँ। तत्परता का नियम दोस्तों, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम ये कहता है कि जब तक कोई भी बालक हो या मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, यदि उसको कोई भी कार्य करने के लिए उसे तत्पर नहीं किया जाए, उसे तैयार नहीं किया जाए, तो वो तब तक उस कार्य को नहीं कर सकता जब तक कि वो पूरी तरीके से उसके लिए तैयार नहीं हो जाए। एक उदाहरण है दोस्तों, बहुत फेमस उदाहरण है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और चाहे से यूपी टेट का हो या एमपी टेट का हो, चाहे से एच टेट का हो या टेट का हो या सी टेट का हो। उदाहरण है, फेमस है, काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि घोड़े को पानी के पास तो ले जाया जा सकता है, यानी कि कोई घोड़ा है उसको पानी के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बात ये यहीं पर यही साबित करती है कि घोड़े को यदि पानी के पास ले तो जाएंगे हम लोग ज़बरदस्ती, लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तैयार ही नहीं है पानी पीने के लिए। हो सकता है उसका पेट भरा हुआ हो या उसने पानी पहले से पी रखा हो, तो उसको हम पानी नहीं पिला सकते ज़बरदस्ती। ठीक वैसा ही दोस्तों शिक्षा में ये बात लागू होती है, एजुकेशन में ये बात लागू होती है कि कोई भी बालक हो उसको हम जब तक कुछ भी नया से नहीं सिखा सकते, जब तक वो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो। तो सबसे पहले हमें उसे सिखाने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए उसे तैयार करना पड़ेगा। अब जब वो तैयार हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद वो उस चीज़ को भूले नहीं, यानी कि उसको भूले नहीं भविष्य में। तो उसको क्या करवाना पड़ेगा? बार बार अभ्यास करवाना पड़ेगा। अभ्यास बार बार करवाना पड़ेगा। जैसे जैसे वो अभ्यास करता चला जाएगा, उसकी गलतियों में, उसकी त्रुटियों में सुधार होता चला जाएगा। यही बात मैंने आपको पहली सिद्धांत में भी बताई थी ऊपर कि बिल्ली ने धीरे धीरे अपनी कमियों में सुधार किया और लीवर को उसने दबाना सीख लिया। तो वैसा ही यहाँ पर होगा कि जैसे जैसे वो अभ्यास करता जाएगा वैसे वैसे उसकी त्रुटियों में सुधार होता चला जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों एक यूँ समझ लीजिए, एक उक्ति आती है, कथन आता है एक छोटा सा, जो अभ्यास के नियम से जुड़ा हुआ है और एग्ज़ाम में भी बार बार ये पूछा गया है। अभ्यास का नियम में आपने सुना ही होगा दोस्तों, करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान। ये कहावत या उक्ति आपने सुनी होगी। तो वो अभ्यास के नियम के अंतर्गत आती है और एग्ज़ाम में भी बार बार पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है, बात छोटी है लेकिन एग्ज़ाम के लिए मोटी है।
तीसरा आता है दोस्तों परिणाम व प्रभाव का नियम। परिणाम व प्रभाव का नियम, ये नियम क्या कहता है, इस नियम से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, परिणाम और प्रभाव का नियम ये कहता है, प्रभाव के नियम के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रभाव दो तरीके का होगा, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, यानी कि सकारात्मक भी हो सकता है या नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रभाव का नियम ये कहता है कि यदि कोई भी बालक या जीव बार बार अभ्यास करने के बाद उसे संतुष्टि मिल जाती है तो उसका परिणाम क्या होगा, यानी कि प्रभाव क्या होगा, संतोषजनक होगा और वो आगे और भी उस काम को करने की इच्छा उसमें जागृत होगी। लेकिन यदि परिणाम उसका उल्टा होता है, नकारात्मक होता है, तो क्या होगा, तो बालक में निराशावादी भावना का विकास हो जाएगा। तो ये था दोस्तों प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि होता क्या है। ठीक है, बस इतना सा हमें जानना है। तो ये थे दोस्तों थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम जो मैंने आपको बता दिए, समझा भी दिया कि होता क्या है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों गौण नियम के। गौण नियम में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ नाम पूछा जाता है ज़्यादातर एग्ज़ाम में कि थॉर्नडाइक ने जो गौण नियम दिए थे, इनमें से ज़्यादातर दोस्तों मैच वाले क्वेश्चन आते हैं, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आते हैं, या नहीं है ये वाले आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसमें पहले ये जान लेते हैं। गौण नियम में इसमें आपसे पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक ने के जो गौण नियम थे इनमें से कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 3 थॉर्नडाइक के गौण नियम होंगे और एक गौण नियम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अब जानते हैं कि गौण नियम कौन कौन से हैं। जो गौण नियम है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने कितने बताए थे, 5 गौण नियम बताए थे। इनमें सबसे पहले आता है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम यानी कि किसी अनुक्रिया को बार बार करना, यह है बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा आता है मानसिक विन्यास का नियम। तीसरा आता है आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है आत्मीकरण का नियम या सादृश्यता का नियम। इन के नाम दोस्तों आपको इंग्लिश में भी याद रखने हैं, खास तौर पे गौण नियम 4 और 5, इन 2 के नाम आपको इंग्लिश में भी याद रखने हैं, क्योंकि ये 2 नियम है जो आपस में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं या कन्फ्यूजन की स्थिति ला देते हैं। ठीक है, तो इनके इंग्लिश नाम याद रखने हैं, आत्मीकरण का नियम या सादृश्यता का नियम। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एसिमिलेशन और एनालॉजी। ठीक है, 5वां नियम आता है दोस्तों जो गौण नियम के अंतर्गत आता है, वो आता है साहचर्य परिवर्तन का नियम या स्थानांतरण का नियम या साहचर्य स्थानांतरण का नियम। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, ये थे थॉर्नडाइक के दोस्तों गौण नियम, 5 नियम जो आपको याद रखने हैं। अब ये होते क्या हैं इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, सिर्फ छोटी सी बात जानेंगे, समझेंगे बस ये होते क्या है, ताकि आपको इनसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आप कर सके। ठीक है दोस्तों, एक बात और बता दूं, जो गौण नियम है थॉर्नडाइक के, इनमें से अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं जो आपके दैनिक जीवन से, शिक्षण से ज़्यादातर जुड़े हुए होते हैं। अब इन नियम के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि ये होते क्या है। प्रभाव के नियम के बारे में दोस्तों मैं आपको कुछ और बताना भूल गया, वो बता देता हूँ आपको कि प्रभाव का नियम जो होता है दोस्तों, प्रभाव का नियम ये बात और कहता है, क्या कहता है कि इसमें ये होगा कि जिस कार्य को प्राणी या कोई जीव है उसको सुख और संतोष मिलेगा, यानी कि खुशी होगी या सुख मिलेगा,
या वो जिस तरीके का अभ्यास कर रहा है, जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, उसके अनुरूप उसको अगर सुख मिलता है या खुशी मिलती है तो वो उस कार्य को बार बार करना चाहेगा। लेकिन यदि इसका उल्टा होता है, यानी कि जिस कार्य को करने से उसे दुख या निराशा मिलती है, तो प्राणी उस काम को दोबारा नहीं करना चाहेगा। इसी कारण दोस्तों प्रभाव का नियम जो है, इसे संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि प्रभाव का जो नियम है, इसको संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है। ये एक छोटी सी बात थी प्रभाव के नियम के बारे में जो मैं आपको बताना भूल गया था। ठीक है, तो मैंने आपको भी बता दी है। अब जानते हैं थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम के बारे में डिटेल से। सबसे पहले आता है दोस्तों थॉर्नडाइक का बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, कौन सा नियम आता है? बहु अनुक्रिया का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है, यदि कोई मनुष्य है, व्यक्ति है, उसके सामने कोई परिस्थिति या समस्या ऐसी उपस्थित होती है, या यूँ कहे कि कोई व्यक्ति है, उसके सामने यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उसका समाधान करने के लिए वो क्या करेगा? अनेक प्रकार की अनुक्रियाएँ करेगा, यानी कि अनेक तरह की क्रियाएँ करेगा। क्या पता इस तरह की क्रिया करने से समस्या का या समाधान निकल जाए तो, या उस तरह की क्रिया करने से समाधान निकल जाए तो इससे क्या होगा कि वो बार बार कई तरीके की अनुक्रियाएँ करेगा, और इन अनुक्रियाओं को जब तक वो करता रहेगा, जब तक सही अनुक्रिया के द्वारा वो इसका हल नहीं प्राप्त कर लेता, यानी कि अपनी समस्या का हल नहीं प्राप्त कर लेता। तो यही नियम है बहु अनुक्रिया का नियम। यही बात बताता है कि मनुष्य बार बार अनुक्रिया करता रहेगा जब तक कि वो अपनी समस्या का समाधान नहीं करता है। ठीक है, दूसरा गौण नियम आता है मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास का नियम, इसे मानसिक स्थिति का नियम या मनोवृत्ति का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब मानसिक विन्यास का नियम क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक विन्यास का नियम जो दोस्तों वो ये कहता है कि मानव या जो प्राणी है, उसकी सीखने की यदि उसकी गति है, उसकी सीमा है, वो उसकी मनोवृत्ति पर ही निर्भर करती है, यानी कि मानसिक वृत्ति पर ही निर्भर करती है कि प्राणी किस तरह से सीख सकता है, उसकी गति क्या है, उसकी सीमा क्या है, उसकी मनोवृत्ति पर ही ये सब आधारित होता है। अगर प्राणी मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो वो जल्दी सीखेगा, और अगर सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वो जल्दी नहीं सीखेगा। यही नियम कहता है मानसिक विन्यास का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या बोलता है? आंशिक क्रिया का नियम दोस्तों ये कहता है कि कोई भी कार्य यदि आप करना चाहते हो, या कोई भी प्रतिक्रिया है जो आप करना चाह रहे हो, वो संपूर्ण स्थिति में एक साथ नहीं होगा, या एक साथ नहीं होगी, वो संपूर्ण स्थिति में एक साथ नहीं होगी। उस क्रिया को आपको टुकड़ों में विभाजित करके करना होगा। यानी कि आंशिक क्रिया का नियम इसी पर बल देता है कि किसी कार्य को यदि आपको करना है तो उसे अंशों में, टुकड़ों में विभाजित करके करना चाहिए। इसी पर ये सिद्धांत बल देता है, इसी पर ये नियम बल देता है। ठीक है, अगला नियम आता है दोस्तों आत्मीकरण का नियम या सादृश्यता का नियम। इसका ध्यान रखना है। आत्मीकरण का नियम या सादृश्यता का जो नियम है ना दोस्तों, इसको समानता का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानता का नियम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में से बोलते हैं लॉ ऑफ एसिमिलेशन और एनालॉजी। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है? आत्मीकरण का नियम या सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का मतलब है इसके समान, यानी कि उसके समान दृश्य। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब ये नियम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल से। ठीक है, तो सादृश्यता का नियम ये कहता है, मान लीजिए आपके सामने कोई एक नवीन समस्या आती है, उस समस्या से मिलती जुलती ही आपने पहली कोई समस्या हल करी हो या अनुभव किया हो, यानी कि पूर्व में जो आपके अनुभव थे वो ही अनुभव यदि वर्तमान में जो आपके सामने नवीन समस्या आ रही है उसको हल करने में या उसकी समस्या का समाधान करने में अगर वो अनुभव काम आते हैं तो
इस अनुभव से क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अनुभव होता चला जाएगा, यानी कि आप उस चीज़ को आत्मसात करते चले जाएंगे, उसका आत्मीकरण कर लेंगे। तो यही है आत्मीकरण का नियम कि पूर्व में जो अनुभव है, यदि उसी से मिलती जुलती कोई समस्या है हमारे सामने आती है, उसको हल करने में भी यदि हम पूर्व के अनुभव काम में लेते हैं, या उसी के समान समस्या आती है उसको हल करने में हम काम में लेते हैं पूर्व अनुभव, तो वो आत्मीकरण का नियम या सादृश्यता का नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यह था आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम। और दोस्तों बता दूं कि इस नियम में जो व्यक्ति होता है, बालक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। ठीक है, अगला आता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। क्या आता है? साहचर्य परिवर्तन का नियम। इसको साहचर्य स्थानांतरण का नियम भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है। साहचर्य का नियम क्या बोलता है? साहचर्य का नियम ये कहता है कि मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या ऐसी है या उद्दीपक रखा गया है, आप उसको पाने के लिए बार बार कोशिश करते हैं। ठीक है, बार बार क्या करेंगे, आप उसको पाने के लिए कोशिश करेंगे। पहली बार में असफल होंगे, फिर आप कुछ नया सीखेंगे, फिर दोबारा असफल होंगे। ऐसे असफल होते होते धीरे धीरे कोशिश करते करते आप क्या करेंगे, सही अनुक्रिया करेंगे। क्या करेंगे? सही अनुक्रिया करेंगे। तो इससे ये हो रहा है कि आपका और उद्दीपन के बीच में जो संबंध बन रहा है, ठीक है, वो बार बार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यानी कि स्थानांतरण हो रहा है। आपकी अनुक्रिया बार बार क्या हो रही है, बदल रही है। तो यही क्या होगा, साहचर्य परिवर्तन का नियम या साहचर्य स्थानांतरण का नियम कहलाता है। ठीक है, ये थी थॉर्नडाइक के गौण नियम, जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बता दिए हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट आती है कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, इसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है। शिक्षा में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें क्या होता है कि बालक जो होता है ना, यदि उसे बार बार अभ्यास करवाते हैं तो अभ्यास के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो कैसा होगा, स्थायी ज्ञान होगा। कैसा होगा, स्थायी होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि ये जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, ये करके सीखने पर बल देता है। किस पर बल देता है? करके सीखने पर ये सिद्धांत क्या करता है, बल देता है। करके सीखने पर क्या करता है, बल देता है। ठीक है, और मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनके लिए भी सिद्धांत उपयोगी है, क्योंकि यदि उनको बार बार अभ्यास कराएंगे तो ज्ञान भी क्या होता चला जाएगा, स्थायी होता चला जाएगा। दूसरी बात कि ये जो सिद्धांत है ये स्वयं के द्वारा अधिगम सीखने पर बल देता है, क्योंकि इसमें किसी की मदद नहीं ली जाती है। बालक या व्यक्ति जो होता है वो स्वयं के द्वारा सीखता है। ठीक है, कोशिश उसी को करनी है, अभ्यास उसी को करना है, और परिणाम भी उसी को मिलना है। तो यानी कि पूरी कोशिश कौन कर रहा है इसमें, स्वयं व्यक्ति या जीव है, वही कर रहेगा, और सीखेगा भी केवल वही। ठीक है, और ये सिद्धांत क्या बोलता है, निरंतर प्रयास पर बल देता है कि यदि आप किसी चीज़ में असफल हो जाते हो तो बार बार कोशिश करते रहो। ठीक है, इसीलिए सिद्धांत क्या करता है, निरंतर प्रयास पर बल देता है। ये प्रेरणा पर भी बल देता है। अब प्रेरणा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। ठीक है, यदि जीव या व्यक्ति सफल होता है तो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, अगर वो असफल हो जाता है तो निराशावादी भाव उसमें आ जाएगा। ठीक है, और अगला और लास्ट इसकी उपयोगिता है वो यही है कि सिद्धांत जो है क्रमिक रूप से सिखाने पर बल देता है। क्रमिक रूप से सिखाने पर ही सिद्धांत बल देता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों।